मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि जॉर्ज कुट्टी अपने पूरे परिवार के साथ सिनेमा हॉल में बैठा दृश्यम फिल्म देख रहा होता है। दरअसल यह मूवी उसी कहानी पर बनाई गई थी जिसे जॉर्ज कुट्टी ने पिछले पार्ट में एक राइटर को सुनाया था। थिएटर्स में इस फिल्म को लेकर ऐसा जबरदस्त क्रेज देखा जा रहा था कि चारों तरफ बस इसी की गूंज थी और मीडिया भी इसी मूवी के बारे में चर्चा कर रहा था। अब जैसे ही फिल्म खत्म होती है, जॉर्ज कुट्टी अपने परिवार को लेकर थिएटर से बाहर निकलने लगता है, मगर तभी थिएटर के पिछले गेट पर उसका सामना मीडिया वालों की भीड़ से हो जाता है। मीडिया के सवालों से बचाने के लिए जॉर्ज जैसे ही तेजी से आगे बढ़ता है, तभी रिपोर्टर्स की एक टोली उसे चारों तरफ से घेर कर बार बार इंटरव्यू की मांग करने लगती है, जिसके आगे हार मानकर आखिरकार जॉर्ज को उनके सवालों का जवाब देना पड़ता है। अपर्णा नाम की रिपोर्टर अपना माइक आगे बढ़ाते हुए पूछती है कि जब 2 साल पहले अदालत ने आपको इस केस से पूरी तरह बरी कर दिया था, तो फिर आपकी बनाई इस फिल्म और आपकी निजी जिंदगी के हादसों में इतनी ज्यादा समानता क्यों है, और क्या आप इस फिल्म के जरिए दुनिया को कोई छिपा हुआ सच बताना चाहते हो? ऐसा सवाल सुनकर जॉर्ज कुट्टी बड़ी शांति के साथ जवाब देता है कि पुलिस उस केस को कभी सुलझा नहीं पाई थी। इस दौरान हमारे साथ जो भी हुआ, मैंने उनसे एक काल्पनिक कहानी बना दी। इतना कहकर वे वहाँ से चले जाते हैं। जॉर्ज के जाने के बाद अपर्णा और उसका कॉलीग आपस में ही यह कयास लगाने लगते हैं कि अपने परिवार को बचाने के लिए जॉर्ज कुट्टी ने बैकग्राउंड में न जाने क्या क्या खेल खेले होंगे। आगे हम देखते हैं कि जॉर्ज कुट्टी अपनी बड़ी बेटी अंजू की शादी करने के लिए लगातार अच्छे रिश्तों की तलाश में जुटा है, लेकिन बातचीत थोड़ी आगे बढ़ने के बाद जैसे ही लड़के वाले परिवार को यह भनक लगती है कि लड़की उसी वरुण मर्डर केस वाले फैमिली से है, तो बदनामी के डर से सभी रिश्ते के लिए मना कर देते थे। समाज का यह दोहरा रवैया जॉर्ज की पत्नी रानी को भीतर तक झकझोर देता है और वह अक्सर अपने पति से कहती है कि जब कानून ने हमें बेकसूर मान लिया है, तो फिर यह दुनिया हमारी बेटी को अपनाने से कतरा क्यों रही है? तब जॉर्ज उसे तसल्ली देते हुए समझाता है कि इस लोकल एरिया में रिश्ता ढूंढने का कोई मतलब नहीं रह गया, क्योंकि यहाँ के लोगों के दिलों से ये शक कभी नहीं निकलेगा। इसलिए अब हमें इस शहर से बाहर का ही कोई लड़का देखना होगा। इसी दौरान जहाँ एक तरफ फिल्म की ऐतिहासिक कामयाबी जॉर्ज के परिवार को समाज में एक नया मुकाम दे रही थी, वहीं दूसरी ओर एक दिन जॉर्ज कुट्टी की छोटी बेटी अमू यूट्यूब स्क्रॉल करते हुए अचानक देखती है कि उनकी फिल्म दृश्यम इंटरनेट पर लीक हो चुकी है। यह खबर सुनते ही जॉर्ज तुरंत फिल्म के लीड हीरो को इसकी जानकारी देता है, क्योंकि फिल्म का ऑनलाइन आ जाना सीधे तौर पर उनके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को पूरी तरह बर्बाद करने वाला था। उसे बिना एक पल गवाए साइबर क्राइम सेल और आईजी ऑफिस में ऑफिशियल कंप्लेंट दर्ज कराने की सलाह देता है, जिसके बाद वे दोनों आईजी ऑफिस का रुख करते हैं, जहां अंदर हीरो इस लीगल कंप्लेंट की औपचारिकताएं पूरी कर रहा होता है और बाहर वेटिंग एरिया में जॉर्ज कुट्टी का सामना पुलिस महकमे के एक ऐसे रिटायर्ड ऑफिसर से होता है जो बरसों पहले वरुण केस की इन्वेस्टिगेशन टीम का अहम हिस्सा था। ऑफिसर जॉर्ज की फिल्म की तारीफ करते हुए कहता है कि उसने आपकी दृश्यम फिल्म के चर्चे बहुत सुने हैं और वक्त मिलते ही वह इसे जरूर देखेगा, जिसका जॉर्ज भी पूरी विनम्रता से जवाब देता है। लेकिन तभी वह ऑफिसर जॉर्ज कुट्टी को धीमी आवाज में कहता है कि वरुण केस का सच चाहे जो भी हो, लेकिन आपने कानून के साथ जो भी दांव पेच खेले वो सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार की हिफाजत के लिए थे। यह बात सुनकर जॉर्ज कुट्टी पूरी तरह खामोश हो जाता है, क्योंकि वह जानता था कि उसका दिया कोई भी रिएक्शन उसके पूरे परिवार को फिर से उसी दलदल में धकेल सकता है और इसी गहरे राज्य के कारण वह किसी पर भी भरोसा करने का जोखिम नहीं उठाता था, क्योंकि उसकी एक छोटी सी चूक उसकी पूरी हंसती खेलती दुनिया को उजाड़ सकती थी। तभी अंदर से हीरो के बाहर आने पर वे दोनों लीक हुई फिल्म की कंप्लेंट सबमिट करके वहां से निकल जाते हैं। शिकायत दर्ज कराने के बाद एक प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई थी, पर जॉर्ज की असल जिंदगी का तनाव अभी भी वैसे का वैसा ही होता है, क्योंकि लाख कोशिशों के बाद भी अंजू की शादी की बात कहीं बन नहीं पा रही थी। हर बार कोई न कोई उम्मीद जगती, लेकिन जैसे ही अतीत बीच में आता सब कुछ वहीं खत्म हो जाता। समाज में बहुत से लोग आज भी उन्हें एक कातिल की नजर से ही देखते हैं। जॉर्ज कुट्टी के घर जोशी नाम का व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ आता है। यह वही शख्स है जिसने दूसरे पार्ट में लालच में आकर यह गवाही दी थी कि वरुण की लाश नए पुलिस स्टेशन की जमीन के नीचे छिपाया गया है। जोशी कबूल करता है कि उस मर्डर केस में जॉर्ज के खिलाफ बयान देने के बाद से मानो उसकी किस्मत ही रूठ गई है और वह जिस भी काम में हाथ डालता है उसे सिर्फ बर्बादी और घाटा ही नसीब होता है। वह आगे बताता है कि इसी गिल्ट की वजह से वह चर्च के पादरी के पास भी गया था, जहाँ फादर ने कहा कि जब तक तुम उस बेकसूर परिवार के सामने जाकर अपने गुनाहों की माफी नहीं मांग लेते, तब तक तुम्हें इस मानसिक नरक से मुक्ति नहीं मिलेगी। जोशी की सारी बातें सुनकर जॉर्ज कुट्टी बहुत ही शालीनता से कहता है कि मैंने कभी भी दिल से तुम्हें कोई बद्दुआ या ऐसी बात नहीं कही जिससे तुम्हारा कोई नुकसान हो, बल्कि सच तो यह है कि कोर्ट में जो तुमने अपना बयान दिया था उसकी वजह से ही हमारा यह केस हमेशा के लिए खत्म हो पाया, वरना आज भी मेरा परिवार पुलिस के डर से भागा भागा फिर रहा होता। जॉर्ज की यह दरिया दिली देखकर जोशी हैरान रह जाता है कि उसने इस नेक आदमी के खिलाफ गवाही दी थी। तभी जॉर्ज उससे उसके काम के बारे में पूछता है, जिस पर जोशी मायूस होकर बताता है कि उसने
उसने बस स्टैंड के पास एक छोटी सी बेकरी शुरू की है, लेकिन वो भी घाटे में चल रही है क्योंकि नए प्रोडक्ट्स के लिए उसके पास इतने पैसे नहीं हैं और बैंक भी उसके पुराने कर्ज को देखकर लोन देने से साफ मुकर चुका है। यह सुनते ही जॉर्ज कुट्टी जोशी से कहता है कि तुम्हें जितने भी रुपयों की जरूरत है तुम बेझिझक मुझसे ले जाओ और जब तुम्हारी स्थिति ठीक हो जाए तब आराम से लौटा देना। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि अपर्णा अन्य रिपोर्टर्स के साथ मिलकर वरुण मर्डर मिस्ट्री पर चर्चा कर रही होती है कि इस बार वे जॉर्ज कुट्टी का मुखौटा उतारकर ही दम लेंगी, क्योंकि अपर्णा को पूरा यकीन था कि वरुण का असली कातिल जॉर्ज ही है, जो सालों से कानून की कमियों का फायदा उठाकर खुला घूम रहा है। इसके बाद वे जॉर्ज कुट्टी और उसके पूरे परिवार की 2400 घंटे जासूसी करना शुरू कर देते हैं ताकि उनके हाथ कोई एक ऐसा सुराग लग जाए जिसके दम पर बंद हो चुके इस केस को दोबारा कानूनी रूप से खुलवाया जा सके। अपर्णा का इस केस में इतना इंटरेस्ट देखकर हमें आइडिया हो जाता है कि इनको मोहरा बनाकर पीछे से कोई और बड़ी ताकत इस खेल को कंट्रोल कर रही थी, जो जॉर्ज कुट्टी से अपना हिसाब चुकता करना चाहता था। इधर अंजू की शादी की कशमकश के चलते पूरा परिवार फिर से डिप्रेशन और खौफ के साए में घिरने लगता है। अपने परिवार को इस घुटन से बाहर निकालने के लिए जॉर्ज कुट्टी सबको कुछ दिनों के लिए एक शांत जगह पर वेकेशन पर ले जाता है ताकि सबका मूड थोड़ा फ्रेश हो सके, लेकिन उस शांत वादियों में भी अतीत का वो खौफ उनका पीछा नहीं छोड़ता। अकेले में जॉर्ज को बताती है कि हमारी बेटियां अब बड़ी हो चुकी हैं और खासकर अंजू अभी भी वरुण वाले उस खौफनाक हादसे के सदमे से पूरी तरह उबर नहीं पाई है, जिसके कारण उसकी मानसिक स्थिति काफी नाजुक है। रानी आगे कहती है कि डॉक्टर ने साफ शब्दों में कहा था कि जब तक अंजू के मन में दबे हुए अतीत के अनसुलझे सवालों के जवाब नहीं मिल जाते तब तक वह इस मानसिक दर्द से कभी आजाद नहीं हो पाएगी। जिसके बाद जब पूरा परिवार डिनर करने के लिए बैठता है तो जॉर्ज खुद आगे बढ़कर अंजू का हाथ थामते हुए कहता है कि अगर तुम्हारे दिल में पुरानी बातों को लेकर कोई भी डर या शंका है तो तुम आज मुझसे खुलकर बात कर सकती हो। तब अंजू भी अपने पिता की आंखों में झांकते हुए वही सवाल पूछती है जिससे यह परिवार सालों से भाग रहा था। वह पूछती है कि पिताजी, क्या वरुण वाला वो केस सचमुच हमेशा के लिए दफन हो चुका है या भविष्य में यह कभी हमारे लिए फिर से कोई नया खतरा बनकर खड़ा हो सकता है? इस सवाल का जवाब देने के लिए जॉर्ज अपनी महिला वकील रेणुका की तरफ इशारा कर देता है, जिसे वह पहले से ही इस वेकेशन पर अपने साथ लेकर आया था ताकि परिवार के दिल से कानून का डर हमेशा के लिए निकाला जा सके। रेणुका उन्हें कानून की पेचीदगियां समझाते हुए कहती है कि फिलहाल तो यह केस पूरी तरह से खत्म हो चुका है क्योंकि पुलिस की सारी कड़ियां और सबूत अदालत में पहले ही खारिज हो चुके हैं, इसलिए तुम लोगों को घबराने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन इसके बाद जब सब लोग थोड़ा दूर चले जाते हैं तब एडवोकेट रेणुका और जॉर्ज के बीच जो गुप्त बातचीत होती है, वकील जॉर्ज से पूछती है कि आपने वरुण की हड्डियों पर एसिड डालकर उसे पूरी तरह से नष्ट कर दिया था ताकि उसकी शिनाख्त कभी न हो सके, लेकिन यह सच आज तक आपने अपने परिवार से क्यों छुपा कर रखा है? तब जॉर्ज शांति के साथ जवाब देता है कि अगर यह खौफनाक सच मेरे परिवार के सामने आ गया तो वे डर के मारे घुट घुट कर मर जाएंगे, इसलिए मैं चाहता हूँ कि यह राज हमेशा के लिए सिर्फ मेरे सीने में ही दफन रहे। वेकेशन से लौटने के कुछ दिनों बाद उनके घर फिर से मैरिज ब्रोकर आता है। तब वह जॉर्ज को एक ऐसी सच्चाई बताता है कि अंजू का रिश्ता लेकर वह जहाँ भी जाता है लड़के वालों को पहले तो लड़की बहुत पसंद आती है, लेकिन अचानक से 2-3 दिन बाद उनका फोन आता है और वे बिना कोई ठोस वजह बताए रिश्ता तोड़ देते हैं। ब्रोकर कहता है कि मुझे पूरा यकीन है कि आपका कोई दुश्मन आपके पीछे पड़ा है जो ऐन वक्त पर लड़के वालों को फोन करके अंजू के अतीत के बारे में झूठी बातें बताकर उनके कान भर देता है। इसके साथ ही वह जॉर्ज को एक फोन नंबर देते हुए कहता है कि अगर आपने इस नंबर का पता लगा लिया तो हो सकता है कि उस शख्स का भी पता चल जाए जो अंजू की शादी नहीं होने दे रहा। जॉर्ज कुट्टी बिना कोई वक्त गवाए तुरंत उस रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर की मदद लेता है जिससे उसकी मुलाकात आईजी ऑफिस में हुई थी, और जब उस नंबर की कॉल डिटेल्स ट्रेस की जाती है तो जो सच सामने आता है वह जॉर्ज कुट्टी को हैरान करके रख देता है, क्योंकि वह नंबर किसी बाहरी दुश्मन का नहीं बल्कि जॉर्ज के अपने सिनेमा थिएटर के मैनेजर राघवन का था, जो दूसरे पार्ट में हॉस्पिटल में वॉचमैन की नौकरी करता था। अपने ही वफादार की यह गद्दारी देखकर जॉर्ज का खून खौल उठता है और वह सीधे गुस्से में राघवन के घर जाता है और उसका गिरेबान पकड़कर उससे इस धोखेबाजी की वजह पूछता है। राघवन कहता है कि अतीत में तुमने जो कांड किया है उसके बाद भी तुम्हें लगता है कि तुम्हें जिंदा रहने का हक है, क्योंकि तुमने एक हंसते खेलते परिवार के इकलौते जवान बेटे को मारकर उनका पूरा घर और उनकी पूरी दुनिया उजाड़ दी, और अब तुम चाहते हो कि तुम्हारी बेटी दुनिया की सारी खुशियां मनाए। ऐसा अन्याय मैं जीते जी कभी होने नहीं दूंगा। राघवन के मुंह से निकले ये कड़वे शब्द जॉर्ज को अंदर से पूरी तरह तोड़ देते हैं और उसका सारा गुस्सा मानसिक दर्द में बदल जाता है, जिसके बाद वह भारी कदमों से घर लौटकर कई दिनों तक गुमसुम रहने लगता है, जहां रानी उसकी यह हालत देखकर उसे संभालने की बहुत कोशिश करती है,
लेकिन जॉर्ज का आंतरिक दर्द कम नहीं होता और वह किसी तरह खुद को संभालकर रानी से कहता है कि चाहे जो हो जाए राघवन वाली यह बात अंजू के कानों तक नहीं पहुंचनी चाहिए, वरना वह फिर से सदमे में चली जाएगी। अगले ही दिन जॉर्ज कुट्टी एक बहुत ही कड़ा फैसला करता है। जहां पहले वह अपनी बेटियों को खुद से दूर भेजने के पक्ष में बिल्कुल नहीं था, वहीं अब वह मैरिज ब्यूरो वाले को साफ कह देता है कि अगर इस राज्य से बाहर का कोई अच्छा परिवार मिले तो रिश्ता तुरंत पक्का कर देना। उसके दिमाग में अब बस एक ही धुन सवार थी कि किसी भी तरह अंजू की शादी इस बदनाम अतीत की परछाई से दूर हो जाए। इसी उथल पुथल के बीच एक दिन उनके घर श्रेया नाम की एक लड़की आती है, जिसके पिता ने पिछले पार्ट में चर्च के कब्रिस्तान से एक बॉडी निकालकर जॉर्ज कुट्टी को सौंपी थी और पुलिस को चकमा देने में उसकी सबसे बड़ी मदद की थी। अब विदेश में नर्स के रूप में नौकरी कर रही थी और उसकी पूरी पढ़ाई और विदेश जाने का सारा खर्चा सालों से जॉर्ज कुट्टी ही अपनी जेब से उठा रहा था, क्योंकि उसके पिता को पैरालिसिस का अटैक पड़ चुका था और वह पूरी तरह से बिस्तर पर आ चुके थे। श्रेया बताती है कि उसकी शादी पक्की हो चुकी है और वह जॉर्ज का आशीर्वाद लेने आई है, जिसके सुनकर जॉर्ज मुस्कुराकर उसे अपना आशीर्वाद देता है। दूसरी तरफ जॉर्ज कुट्टी के घर के बाहर नजर रख रहे वे दोनों रिपोर्टर्स अब साए की तरह श्रेया को भी फॉलो करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उन्हें पूरा शक हो जाता है कि इस अनजान लड़की और जॉर्ज के बीच जरूर कोई न कोई गहरा और पुराना राज दफन है। उसी रात जब पूरा परिवार सो रहा होता है, जॉर्ज को अपने घर के पीछे बने बगीचे में किसी के होने का एहसास होता है और वह हाथ में टॉर्च लेकर दबे पांव बाहर जाता है, जहां उसे दिखता है कि बगीचे के कोने की मिट्टी ताजा ताजा खुदी हुई है और वहां का घास फूस भी इधर उधर हटा हुआ है। उसे तुरंत महसूस होता है कि जमीन के नीचे निश्चित ही कुछ छिपाया गया है, इसलिए वह कुदाल उठाकर उस जगह को खोद कर देखता है, लेकिन काफी मशक्कत के बाद भी अंदर कुछ नहीं मिलता। तभी जैसे ही वह मुड़कर पीछे देखता है, उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि अंधेरे में उसके सामने पुलिस ऑफिसर सहदेवन खड़ा था, जिसने पहले पार्ट में वरुण के गायब होने पर उनके पूरे परिवार को 3rd डिग्री टॉर्चर दिया था। इसके बाद जब कहानी आगे बढ़ती है तो इस रात से पर्दा उठता है कि आखिर इतने सालों बाद यह रिटायर्ड ऑफिसर इस केस में दोबारा क्यों इतना इंटरेस्ट ले रहा है। असल में जिस लड़की को हम अब तक एक प्रेस रिपोर्टर समझ रहे थे, वह इसी पुलिस ऑफिसर सहदेवन की सगी बेटी अपर्णा थी। इन बाप बेटी दोनों ने अपनी पुरानी पारिवारिक साख और दुश्मनी का बदला लेने के लिए कानूनी या गैर कानूनी तरीके से जॉर्ज कुट्टी को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाने का प्रण किया था। इस तनावपूर्ण माहौल के बीच जॉर्ज के परिवार के लिए एक बहुत ही राहत भरी खबर आती है कि आखिरकार अंजू के लिए एक बहुत ही अच्छा रिश्ता मिल गया है। और तो और उस लड़के के परिवार वालों को जॉर्ज के अतीत और वरुण मर्डर केस की पूरी सच्चाई पहले से ही पता थी। इसके बावजूद वे इस रिश्ते के लिए पूरी तरह तैयार हो जाते हैं, जिसके बाद दोनों पक्षों की रजामंदी से घर में बहुत ही धूमधाम के साथ शादी की तैयारियां और रस्में शुरू हो जाती हैं। लेकिन दूसरी तरफ सहदेवन और उसकी बेटी अपर्णा रात दिन एक करके जॉर्ज को घेरने के लिए सबूत इकट्ठे करने में जुटे थे और इसी के तहत सहदेवन सबसे पहले उस महिला के क्लिनिक पहुंचता है जो पिछले कई सालों से अंजू का मानसिक इलाज कर रही थी। सहदेवन वहां जाकर पुलिस वाले जैसी धौंस जमाता है और खुद को ऑन ड्यूटी पुलिस ऑफिसर बताकर अंजू की मेडिकल और साइकोलॉजिकल रिपोर्ट्स की मांग करता है, जिसे देने से डॉक्टर कानून और अपने पेशे की मर्यादा का हवाला देकर साफ मना कर देती है। यह सुनते ही सहदेवन अपने असली रूप में आ जाता है और अपनी जेब से एक चाकू निकालकर सीधे डॉक्टर की गर्दन पर टिका देता है। वो उसकी मासूम बेटी को जान से मारने की धमकी देता है, जिसके कारण डॉक्टर बुरी तरह डरकर मजबूरी में अंजू की वो सीक्रेट मेडिकल रिपोर्ट सहदेवन के हवाले कर देती है। लेकिन जैसे ही सहदेवन क्लिनिक से बाहर निकलता है, डॉक्टर बिना एक पल गवाए तुरंत जॉर्ज कुट्टी को फोन लगाती है और उसे पूरी वारदात की बात बता देती है, जिसे सुनकर जॉर्ज कुट्टी थोड़ी चिंता में डूब जाता है, क्योंकि वह समझ जाता है कि सहदेवन अब सिर्फ शक के आधार पर नहीं चल रहा, बल्कि उसके पास उनको तबाह करने का कोई बहुत बड़ा और पुख्ता प्लान है। इसलिए स्थिति को संभालने के लिए वह खुद तुरंत सहदेवन के घर पहुंच जाता है। वहां उसे सहदेवन और उसकी बेटी अपर्णा दोनों एक साथ दिखाई देते हैं और जॉर्ज को देखकर सहदेवन खुलासा करता है कि यह लड़की सिर्फ पत्रकार ही नहीं बल्कि मेरी बेटी भी है। जॉर्ज कुट्टी गुस्से में कहता है कि इस केस से अब तुम्हारा कोई कानूनी लेना देना नहीं है, क्योंकि अदालत पहले ही इस केस को बंद करके हमें क्लीन चिट दे चुकी है। फिर तुम किस हैसियत से मेरी बेटी की मेडिकल रिपोर्ट चुरा रहे हो। वह सीधा सीधा चेतावनी देता है कि अगर उसने उसके परिवार को परेशान करना बंद नहीं किया तो वह उसे और उसकी बेटी दोनों को जेल भिजवा देगा। लेकिन सहदेवन उसकी बात पर हंसता है और घमंड से कहता है कि तुम चाहे कानून की कितनी भी आड़ ले लो, लेकिन इस बार तुम और तुम्हारी वो कातिल बेटी कानून से किसी भी कीमत पर बचने वाले नहीं हो, क्योंकि मेरे पास तुम लोगों को बर्बाद करने का पूरा इंतजाम है। ये खुली धमकी सुनकर जॉर्ज के चेहरे पर पहली बार असली डर और बेचैनी साफ दिखाई देने लगती है और वह वहां से तुरंत निकल जाता है। जहां दूसरी ओर अंजू की शादी की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही थी, लेकिन उस हंसते गाते माहौल के बीच भी जॉर्ज कुट्टी अंदर ही अंदर खौफ के साए में जी रहा था, क्योंकि उसके दिल और दिमाग में बस एक ही सबसे बड़ी चिंता 24 घंटे चल रही थी कि
चाहे उसकी जान ही क्यों न चली जाए, लेकिन अंजू की शादी किसी भी कीमत पर रुकनी नहीं चाहिए। इसी घबराहट में वह अपनी महिला वकील रेणुका फोन करके बताता है कि सहदेवन और उसके लोग शादी के मौके पर कोई बहुत बड़ा प्लान बना रहे हैं। लेकिन वकील उसे हौसला देते हुए कहती है कि तुम इस समय सिर्फ अपनी बेटी की शादी पर ध्यान दो, बाकी जो भी सहदेवन की चाल होगी उसे कोर्ट के जरिए मैं खुद संभाल लूंगी। सहदेवन इस कहानी के सबसे बड़े सबूत की तलाश में सीधे श्रेया और उसके बूढ़े बीमार पिता के घर पहुंचता है और वहां अपनी पुलिसिया बर्बरता दिखाते हुए उन दोनों को बेरहमी से मारना पीटना शुरू कर देता है। वह उनसे पूछता है कि चर्च में लाश उठाने का मामूली काम करने वाले एक बूढ़े के पास अचानक इतना आलीशान मकान कहां से आ गया और तुम्हारी बेटी विदेश के इतने महंगे कॉलेज में कैसे पढ़ रही थी। सहदेवन के हाथों बहुत ज्यादा मार खाने और अपनी बेटी की जान खतरे में देखकर आखिरकार श्रेया के बीमार पिता का हौसला टूट जाता है और वे रोते हुए कबूल कर लेते हैं कि सालों पहले उन्होंने ही चर्च के नियमों के खिलाफ जाकर कब्रिस्तान से एक दूसरी लाश निकाली थी और जॉर्ज कुट्टी को सौंपकर पुलिस को गुमराह करने में उसकी सबसे बड़ी मदद की थी, जिसे सुनते ही सहदेवन को लगता है कि अब उसके हाथ इस पूरे केस का वह सबूत लग गया है जिसका वह बरसों से इंतजार कर रहा था और इस बार वह जॉर्ज कुट्टी को किसी भी कीमत पर बचकर जाने नहीं देगा। सहदेवन बिना किसी सरकारी परमिशन के अपनी व्यक्तिगत दुश्मनी निकालने के लिए इस बंद हो चुके मर्डर केस को दोबारा खोदने में लगा रहता है। तो जब यह बात मौजूदा आईपीएस अधिकारी थॉमस तक पहुंचती है तो वह पुलिस महकमे की बदनामी के डर से सहदेवन को अगले ही दिन अपने आईजी ऑफिस में हाजिर होने के लिए कहता है। अगले दिन सुबह सहदेवन बहुत ही अहंकार के साथ आईजी ऑफिस में आईपीएस थॉमस के सामने आकर खड़ा होता है। सीधे मुद्दे पर आते हुए पूछता है कि तुम सरकारी सेवा से रिटायर्ड हो चुके हो, फिर आखिर तुम किस हैसियत से इस बंद हो चुके केस की फाइलें दोबारा खोल रहे हो और लोगों को धमका रहे हो। तभी सहदेवन बड़े ही घमंड से थॉमस की तरफ देखता है और कहता है कि यह केस अभी कानूनी रूप से खत्म नहीं हुआ है क्योंकि जॉर्ज कुट्टी एक शातिर कातिल है और मैं इस बार उसे और उसके परिवार को सलाखों के पीछे पहुंचाकर ही दम लूंगा। आईपीएस थॉमस को सहदेवन का चरित्र और उसका काम करने का तरीका पहले से ही बिल्कुल पसंद नहीं था क्योंकि सहदेवन ने अपने कार्यकाल के दौरान कानून को अपने हाथ में लेकर कई ऐसे गैर कानूनी काम किए थे जिससे पूरे पुलिस महकमे की काफी बदनामी हुई थी, इसलिए उससे ज्यादा पसंद नहीं करता था। इसके बाद सहदेवन को साफ शब्दों में चेतावनी देता है कि तुम अब सिर्फ एक रिटायर्ड पुलिस वाले हो, एक आम नागरिक की तरह जिंदगी जियो क्योंकि तुम्हारे खिलाफ एक महिला डॉक्टर ने उसके क्लिनिक में घुसकर जानलेवा हमला करने की लिखित शिकायत दर्ज कराई है और इसके साथ ही श्रेया ने भी तुम्हारे खिलाफ टॉर्चर की शिकायत की है। इसलिए अगर तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आए तो मैं तुम्हें इसी वक्त हवालात के अंदर डाल दूंगा। यह कहकर थॉमस सहदेवन को वहां से भगा देता है, लेकिन जैसे ही थॉमस अपने केबिन से बाहर आता है तभी इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा और चौंकाने वाला ट्विस्ट दर्शकों के सामने आता है। सहदेवन अपनी मर्जी या सिर्फ अपनी बेटी के कहने पर इस केस की जांच दोबारा नहीं कर रहा था, बल्कि उसके पीछे इस पूरी बिसात को बिछाने वाला कोई और नहीं बल्कि वरुण के पिता प्रभाकरण थे, क्योंकि उसने पूरी तरह तय कर लिया था कि वह किसी भी हालत में जॉर्ज कुट्टी के परिवार से अपने बेटे की मौत का बदला लेकर रहेगा। इसके बाद प्रभाकरण थॉमस से कहते हैं कि हम सब कुछ भुलाकर भारत छोड़ हमेशा के लिए अमेरिका चले गए थे ताकि नई जगह पर जाकर गीता का गम थोड़ा कम हो सके, लेकिन वहां जाकर उसकी हालत और भी खराब हो गई है और वह अब 24 घंटे डिप्रेशन की दवाइयों पर पागलों जैसी जिंदगी जी रही है। आगे वे कहते हैं कि मैं एक पिता होने के नाते जीते जी यह कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता कि मेरा जवान बेटा मर जाए और दूसरी तरफ जिस इंसान ने मेरे बेटे की बेरहमी से हत्या की उसकी बेटी की शादी खुशी खुशी और धूमधाम से हो जाए। इसलिए मैंने ही सहदेवन को इस केस को दोबारा गुपचुप तरीके से जांच करने के लिए कहा था और मैं अपनी आखिरी सांस तक जॉर्ज कुट्टी की खुशियां बर्बाद करके रहूंगा। प्रभाकरण का यह रूप देखकर आखिरकार आईपीएस थॉमस भी थोड़ा भावुक हो जाता है और कानून की सीमा में रहकर अंदर ही अंदर उनकी मदद करने के लिए पूरी तरह राजी हो जाता है। जॉर्ज कुट्टी को भी पता चल चुका था कि उसके दुश्मनों का असली मकसद इंसाफ पाना नहीं बल्कि वे तो प्रतिशोध की आग में जल रहे हैं और वे ऐन वक्त पर अंजू की शादी को रुकवाकर समाज में उनकी थू थू कराना चाहते हैं। इसीलिए हमेशा की तरह उनसे 4 कदम आगे की सोचते हुए जॉर्ज कुट्टी ने शादी से ठीक 2 दिन पहले ही अपनी वकील की सूझबूझ से कोर्ट से एंटीसिपेटरी बेल और सुरक्षा आर्डर हासिल कर लिया था। अब शादी वाले दिन एक तरफ कोर्ट रूम में वरुण के वकील जज के सामने जोर शोर से मांग कर रहे होते हैं कि जॉर्ज कुट्टी और उसकी बेटी अंजू की जमानत रद्द करके उन्हें तुरंत कोर्ट में पेश किया जाए, लेकिन वहीं दूसरी तरफ जॉर्ज कुट्टी की वकील कोर्ट में साफ साफ दलील देती है कि यह सब जॉर्ज कुट्टी के निर्दोष परिवार के खिलाफ सिर्फ एक शादी रोकने के लिए रची गई बहुत बड़ी साजिश है। फिलहाल मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए इस शादी पर किसी भी तरह की रोक नहीं लगानी चाहिए। अदालत भी इस दलील को मान लेती है और इस तरह प्रभाकरण और सहदेवन की यह पहली चाल पूरी तरह से फेल हो जाती है, जिसके बाद जॉर्ज के घर पर बिना किसी बाधा के पूरे रीति रिवाज के साथ अंजू की शादी बेहद धूमधाम
धूमधाम से संपन्न हो जाती है। शादी संपन्न हो जाने के बाद अंजू अपने पति के साथ रात रुकने के लिए शहर के एक रिसोर्ट में चली जाती है। यहाँ फिल्म का एक और ट्विस्ट सामने आता है। असल में अंजू से शादी करने वाला वह लड़का कोई भला इंसान नहीं बल्कि प्रभाकरण का ही एक मोहरा था जिसका नाम नितिन था। दरअसल कुछ समय पहले नितिन का फॉरेन में बिजनेस पूरी तरह डूब गया था और वह करोड़ों के कर्ज में दिवालिया हो चुका था। तब प्रभाकरण ने अपनी संपत्ति का इस्तेमाल करके नितिन का सारा कर्ज चुकाया था और उसी एहसान और पैसे के बदले नितिन ने अंजू से शादी करने का यह घिनौना सौदा किया था। रिसोर्ट के कमरे में पहुंचते ही नितिन अंजू के दूध में कोई नशीली दवा मिलाकर उसे पूरी तरह बेहोश कर देता है और फिर वह सहदेवन के साथ मिलकर उस कमरे में एक नकली मर्डर सीन क्रिएट करने लगता है ताकि वह खुद वहां से रातों रात फर्जी पासपोर्ट के जरिए विदेश भाग जाए और अगली सुबह पूरी दुनिया के सामने ऐसा लगे कि अंजू ने ही पागलपन के दौरे में अपने पति का बेरहमी से खून कर दिया है, जिससे अंजू को सीधे जेल भेजा जा सके। प्रभाकरण ने यह पूरा खेल बहुत ही सोच समझकर बिछाया था। इसके बाद सहदेवन का जॉर्ज कुट्टी के फोन पर एक वीडियो कॉल आता है जिसमें वह हंसते हुए बताता है कि आज मैंने तेरी उस चहेती बेटी अंजू को पूरी तरह अपने बिछाए जाल में फंसाकर उसे जेल भेजने का पूरा बंदोबस्त कर दिया है। यह सुनते ही जॉर्ज कुट्टी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह जल्दी से अपनी गाड़ी दौड़ाते हुए सीधे उसी रिसोर्ट की तरफ भागता है। लेकिन असली बात यह थी कि जॉर्ज कुट्टी थिएटर मैनेजर राघवन के गवाह बनने के बाद से ही यह अच्छी तरह समझ चुका था कि उसकी बेटी के साथ शादी के तुरंत बाद कुछ बहुत बुरा होने वाला है। इसलिए उसने पहले से ही उन्हीं की चाल को उनके ही खिलाफ इस्तेमाल करने का एक मास्टर प्लान तैयार कर लिया था। जब वह रिसोर्ट के कमरे का दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल होता है तो देखता है कि अंजू नशे की हालत में पड़ी है और सहदेवन का खौफनाक प्लान लगभग सफल हो चुका है। तब जॉर्ज कुट्टी एक पिता होने के नाते अपने दिल पर पत्थर रखकर अपनी बेटी की सुरक्षा के लिए और दुश्मनों को कानूनी रूप से हमेशा के लिए खत्म करने के लिए एक ऐसा कदम उठाता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। वह खुद अपनी ही बेटी को और बुरी तरह से शारीरिक चोट पहुंचाता है और उसके हाथ में चाकू चुभा देता है ताकि पूरे कमरे में ऐसे निशान बन जाएं जिससे साफ साफ यह साबित हो सके कि किसी ने उस पर जानलेवा हमला किया है। अपनी बेटी को मारते समय जॉर्ज कुट्टी की आंखों में लगातार आंसू बह रहे होते हैं क्योंकि वह अपनी मासूम बेटी को रत्ती भर भी दर्द नहीं देना चाहता था। लेकिन कानून की नजरों में एक नया चक्रव्यूह रचने के लिए उसके पास इसके अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा था। नितिन सहदेवन की मदद से शहर से बाहर भाग चुका था जिससे जॉर्ज कुट्टी को इस बेहतरीन मौके का पूरा फायदा उठाकर पूरे खेल को एक झटके में पलटने का मौका मिल जाता है। वह अपने आदमियों और सीसीटीवी फुटेज की मदद से पूरे रिसोर्ट के कमरे का माहौल ऐसा बना देता है जिससे कानून की नजर में यह साफ साफ साबित हो सके कि रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर सहदेवन ने ही पुरानी दुश्मनी का बदला लेने के लिए जबरन होटल के कमरे में घुसकर अंजू के साथ दरिंदगी और मारपीट की है। फिर अंजू अपने बयान में सहदेव पर सारा ब्लेम लगा देती है। इसके बाद जॉर्ज कुट्टी बिना वक्त गंवाए सीधे सहदेवन को पकड़ लेता है और रस्सी से बांधकर अपना मोबाइल कैमरा चालू करके एक कन्फेशन रिकॉर्ड करना शुरू कर देता है और उस रिकॉर्डिंग में मारपीट और मौत के डर से सहदेवन अपनी सारी साजिश कबूल कर लेता है और साथ ही यह झूठ भी बोल देता है कि इस पूरे खेल में सिर्फ प्रभाकरण ही नहीं बल्कि खुद आईपीएस थॉमस भी बराबर के साझीदार हैं और उन्हीं के इशारे पर यह सब हुआ है। अब जॉर्ज कुट्टी के इस एक मास्टर स्ट्रोक से पूरा का पूरा गेम पूरी तरह उलट चुका था क्योंकि जिन लोगों ने जॉर्ज कुट्टी के परिवार को फंसाने की साजिश रची थी वे सारे बड़े और ताकतवर लोग अब खुद कानूनी रूप से उसके बनाए जाल में बुरी तरह फंस चुके थे और उन सब के ऊपर जेल जाने का खतरा मंडराने लगा था। लेकिन तभी यह कहानी एक बेहद इमोशनल मोड़ लेती है क्योंकि जॉर्ज कुट्टी बखूबी देखता है कि इस अंतहीन लड़ाई में आखिरकार उसके बच्चे कभी भी समाज में शांति से जी नहीं पाएंगे। इसलिए वह सीधे आईपीएस थॉमस से मिलता है और भावुक होकर कहता है कि पिछले 15 सालों में जो भी गलतियां और जो भी अपराध हुए हैं उन सब की जिम्मेदारी सिर्फ मेरी है। मेरी मासूम बेटियों और पत्नी का इसमें कोई कसूर नहीं है। उन्हें अब हमेशा के लिए छोड़ दो और अगर वरुण के माता पिता को उसकी मौत का बदला लेना ही है तो वे सीधे मुझसे लें। इसके बाद वह खुद को हमेशा के लिए कानून के हवाले करने का फैसला कर लेता है। लेकिन वह जाते जाते थॉमस को चेतावनी भी दे देता है कि अगर मेरे जेल जाने के बाद भी तुम लोगों ने या प्रभाकरण ने मेरे परिवार के खिलाफ दोबारा कोई नई चाल चलने की कोशिश की तो याद रखना कि सहदेवन का वो कबूलनामा और तुम सबके खिलाफ सारे एविडेंस मेरी वकील के पास पूरी तरह सुरक्षित हैं। और अगर मेरे परिवार पर जरा सी भी आंच आई तो वे सारे वीडियो सीधे हाई कोर्ट और मीडिया में सबमिट कर दिए जाएंगे जिससे तुम सब भी मेरे साथ जेल की सलाखों के पीछे सड़ोगे। आखिरकार जॉर्ज कुट्टी वरुण की हत्या का सारा गुनाह अपने सिर पर ले लेता है जिसके बाद पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है और वह भारी सुरक्षा के बीच जेल की वैन में बैठकर हमेशा के लिए जेल चला जाता है जहां देश की पूरी मीडिया, अखबारों और पूरे शहर में लोग सिर्फ यही ब्रेकिंग न्यूज देख रहे थे कि आखिरकार पूरे 15 साल के लंबे इंतजार के बाद उस रहस्यमयी वरुण मर्डर केस का अंतिम फैसला हो ही गया। और हर कोई इस बात को सुनकर हैरान था
कि एक साधारण सा पिता अपनी बेटियों की इज्जत और जान बचाने के लिए कानून और ताकतवर लोगों से अकेले इतनी बड़ी लड़ाई लड़कर अपनी पूरी जिंदगी कुबार्न कर सकता है। लास्ट सीन में प्रभाकरण और उसकी पत्नी गीता अपने लिविंग रूम में सोफे पर बैठकर टीवी स्क्रीन पर जॉर्ज कुट्टी की गिरफ्तारी और उसके जेल जाने की लाइव खबरें देख रही होती हैं। तभी प्रभाकरण पूछते हैं कि अब तो हमें अपने बेटे का इंसाफ मिल गया, अब तो तुम्हारे दिल को पूरी तरह सुकून मिला गया ना। लेकिन गीता टीवी स्क्रीन पर एक तक देखते हुए बहुत ही ठंडे लहजे में जवाब देती है कि नहीं, मुझे इस जॉर्ज कुट्टी के जेल जाने से जरा सी भी खुशी या सुकून नहीं मिला है। मैं तो चाहती थी कि उस रात जिस लड़की की वजह से मेरे बेटे की जान गई थी वह अंजू तड़पते हुए जेल की काली कोठरी में जाए। और इसी सीन के साथ यह जबरदस्त सस्पेंस थ्रिल से भरपूर फिल्म यही खत्म हो जाती है। गीता के मुंह से निकले आखिरी शब्द सीधे तौर पर इशारा करते हैं कि मेकर्स ने दृश्यम पार्ट 4 के लिए भी इस फिल्म की एंडिंग ओपन छोड़ दी है।